नमस्कार मित्रों, मैं शर्मिन कौशिक गुरु वंदना क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे, फंटास्टिक होंगे। आज हम पुनः चलेंगे मनोविज्ञान की ओर और वहाँ आज देखने वाले हैं हम शिक्षण विधियाँ। शिक्षण विधियाँ कितने प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी होती हैं और किस प्रकार से हम काम करते हैं शिक्षण विधियों को लेकर, उस पर हम आज एक विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले हैं। तो बिना समय गवाए देख रहे हैं अपनी शिक्षण विधियाँ। सबसे पहले अगर मैं शिक्षण की बात करूं तो शिक्षण क्या है, शिक्षण होता क्या है। देखिए, एक शिक्षक का परम कर्तव्य है, शिक्षक ये जानता है किसको क्या पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, कब पढ़ाना है, कौन सी विषय वस्तु पढ़ानी है। इन सारी चीज़ों का एक शिक्षक को ज्ञान होना परम आवश्यक है, क्योंकि एक शिक्षक ही होता है जो छात्र या छात्राओं को ज्ञान देता है। शिक्षक को चिंतन भी करना आवश्यक है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक कक्ष में विभिन्न प्रकार के छात्र होते हैं। वहाँ पर कमज़ोर छात्र भी आपको देखने को मिलेंगे, अच्छे छात्र भी आपको देखने को मिलेंगे, मीडियम छात्र भी देखने को मिलेंगे। सभी प्रकार के छात्र एवं छात्राएं आपको देखने को मिलने वाले हैं। अब ये शिक्षक चाहे तो एक फ्लो में सबको पढ़ा दे, और शिक्षक चाहे तो उसको सहजतापूर्वक या फिर सरल तरीके से भी उसको पढ़ाया जा सकता है। तो हमें प्रत्येक कक्ष में सभी छात्र एवं छात्राओं को ध्यान में रखते हुए छात्रों को या फिर छात्राओं को ज्ञान देना आवश्यक है, क्योंकि उसमें सभी तरह के बच्चे शामिल होते हैं। तो चलिए बात करते हैं शिक्षक की। शिक्षण क्या है? अब ये तो बात हुई हमारी शिक्षण की बात चल रही थी। शिक्षक ने शिक्षण कार्य करते समय क्या क्या चीज़ें रखता है वो अपने पास, ये सारी चीज़ें हम आज जानने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करें शिक्षण की। पाठ्यक्रम की प्रस्तुतिकरण की शैली को ही क्या कहा जाता है? शिक्षण कहा जाता है। पाठ्यक्रम किस प्रकार से आप दे रहे हैं, यानी कि जो डिलीवर हम लोग छात्रों को करते हैं वो किस प्रकार से करते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो हमने डिलीवर किया बच्चे को समझ में नहीं आया। बच्चे के सारे डाउट्स क्लियर करने हैं। जो भी पाठ्यक्रम हमारा रखा गया है उसको हम सरल तरीके से और सहज तरीके से बच्चे तक पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए। किसको? एक शिक्षक को। तो यहाँ पर यही चीज़ लिखी गई है, पाठ्य वस्तु की प्रस्तुतिकरण की शैली को ही शिक्षण कहा जाता है। ये आपको शिक्षण समझ में आ गया होगा। अब बात करेंगे विधि क्या है। देखिए, शिक्षण विधि को हमने दो भागों में डिवाइड किया है। शिक्षण को अलग हमने आपको एक्सप्लेन किया और विधि को हम एक्सप्लेन अलग तरीके से करने वाले हैं। अब विधि क्या है? विधि का मतलब हुआ छात्र एवं छात्राओं को इस प्रकार से बताना या इस प्रकार से समझाना कि उसको प्रत्येक बात समझ में आ जाए। कुछ उदाहरणों के माध्यम से एक अध्यापक का परम कर्तव्य बनता है कि कुछ उदाहरण के माध्यम से छात्र एवं छात्राओं को ये चीज़ें सिखाए, उदाहरण दे दे, आस पास के वातावरण से जोड़ के बताए। मतलब जो भी आपका टॉपिक है उस टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम्पल्स को ढूंढे या फिर उसकी बहुत आसान विधियाँ ढूंढे। इसी को क्या कहते हैं? विधि कहते हैं। अब चलिए जानते हैं विधि के बारे में। विधि क्या कहती है? विधि लैटिन भाषा का शब्द है। विधि क्या है? लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका मतलब क्या होता है? मेथड होता है, जिसका अर्थ है रास्ता, माध्यम या फिर शैली। शिक्षक छात्र एवं छात्राओं को रास्ता दिखाता है, माध्यम बनता है उनका, और जो भी उनके पास शैली होती है उस शैली के माध्यम से छात्र एवं छात्राओं को बताने का प्रयास करता है। आगे बढ़ते हैं। अतः एक शिक्षक द्वारा अपनी विषय वस्तु को बालक बालिकाओं के मध्य सरल एवं सहज रूप में पहुंचाने की कला को ही या फिर तरीके को ही शिक्षण विधि कहते हैं। ये आपको क्लियर से आ गया होगा समझ में। अब कुछ शिक्षण विधि की परिभाषाएं हैं, उनको भी देख लेते हैं।
MP मुफात के अनुसार, MP मुफात साहब क्या कहते हैं, शिक्षण विधियों का प्रयोग एक शिक्षक द्वारा शिक्षण प्रक्रिया के निर्देशन के रूप में किया जाता है। मुफूद साहब क्या कहते हैं, मुफूद जी, कौन से मुफूद हैं, MP मुफात, ठीक है। MP मुफात ने कहा है शिक्षक एक जो शिक्षण विधियां हैं उनका प्रयोग किसके लिए करता है, निर्देशन के लिए करता है, जिससे छात्र एवं छात्राओं का मार्ग क्या हो जाता है, प्रशस्त हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जॉन डीवी के अनुसार, जॉन डीवी साहब क्या कहते हैं, विधि एक निष्कर्षात्मक के विकास करने का ढंग है। विधि का मतलब मेथड निष्कर्ष के विकास करने का ढंग है। अगर जॉन डीवी की बात करें तो जॉन डीवी साहब ने बताया है ये जो विधि होती है यानी कि मेथड होता है, क्या होता है उसके द्वारा बालक और बालिकाओं का क्या उससे होता है, विकास होता है। विकास करने का ढंग ही क्या कहलाता है, विधि कहलाता है या फिर मेथड कहलाता है। एक और हुए हैं प्रिंग, ठीक है। कौन हुए हैं, प्रिंग के अनुसार शिक्षक शिक्षण विधियों एवं प्रविधियों द्वारा बालकों को कार्य करने के योग्य बनाता है। एक शिक्षक के द्वारा विभिन्न प्रकार की विधियों का प्रयोग किया जाता है, शिक्षण कौशल का प्रयोग किया जाता है। जैसे अब शिक्षण विधियों में क्या क्या आती हैं और उपविधियाँ क्या होती हैं, देखिए कई बार क्या करता है शिक्षक एग्जाम्पल देता है, ठीक है, वो भी किसके अंतर्गत आएगी, विधि के अंतर्गत आती है। थर्माकोल के पिक्चर्स दिखाता है, मॉडल्स दिखाता है, चार्ट पेपर दिखाता है, नक्शे के द्वारा बताता है। जैसे मान लीजिए हमने आपको बताया टीवी के द्वारा हम समाचार पत्रों को सुनते हैं, तो सभी लोग जानते हैं कि टीवी किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से उसके अंदर न्यूज़ चलती हैं। तो ये सब क्या है, बालकों का विकास करने का तरीका है या फिर उनको योग्य बनाने का क्या है, सारे के सारे ये तरीके हैं। तो अभी हमने क्या जाना, शिक्षण जाना, विधि जाना और शिक्षण विधियों के बारे में जाना। अब जानेंगे हम चिंतन के बारे में, चिंतन क्या है, ठीक है। तो चलते हैं चिंतन की ओर और जानते हैं चिंतन क्या है। जब एक शिक्षक पढ़ाता है तो वो शिक्षण विधियों का ध्यान तो रखता ही है, साथ साथ उसके अच्छे परिणाम की अपेक्षा भी छात्र एवं छात्राओं से करता है। अब यहाँ पे कुछ ग्राफ के माध्यम से समझ सकते हैं कि किस प्रकार से शिक्षण कार्य किया जाता है, किस पर कौन कौन सी समस्याएं वो आती हैं हमारे सामने। देखिए सबसे पहले शिक्षण कार्य किया, शिक्षक आया, उसने क्या किया, पढ़ाना शुरू किया, कार्य दिया और उस बीच में क्या आ जाती हैं, समस्या आ जाती है। जो छात्र एवं छात्रा को कार्य दिया गया उसमें क्या उत्पन्न हुई, समस्या। अब जब वो समस्या आई तो उसका वो क्या निकालेगा, अब समाधान करने का प्रयास करेगा। अब जो समाधान एकदम से तो होगा नहीं, तो उसके लिए क्या करना होगा, उसे समस्या के बारे में सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, विचार करेगा उस पर, फिर चिंतन करेगा, तभी उन सारी चीज़ों का क्या कर सकता है, वो समाधान कर सकता है। एक शिक्षक का परम कर्तव्य यही होता है कि वो इन चारों टॉपिक्स पर सोचे, समझे, विचार करे, चिंतन करे, फिर उस समस्या के समाधान का निदान करने का प्रयास करे। अब चिंतन क्या है देखते हैं। चिंतन के बारे में हम बात कर रहे थे। चिंतन एक मानसिक गत्यात्मक क्रिया है जो समस्या समाधान के लिए उपयोगी है। क्या समझे आप इस चीज से? चिंतन एक ऐसी प्रक्रिया है जो समस्या समाधान के लिए अत्यंत आवश्यक है। यदि मनुष्य चिंतन नहीं करेगा तो उसे यही नहीं पता चलेगा कि समाधान हमें किस चीज़ का करना है। मान लीजिए आप लोग पढ़ाई करते हैं, आप लोग तैयारी कर रहे हैं, अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, आपने क्या बना रखा है, एक अपना लक्ष्य तैयार कर रखा है कि हमें इस लक्ष्य को पाना है, हमें एक सरकारी टीचर बनना है या फिर पुलिस वाला बनना है या फिर वकील बनना है। ये क्या है, आपने उस चीज़ को चिंतन किया, आपने गहन अध्ययन किया, पहले सोचा कि मुझे करना क्या है, फिर उसके बारे में समझा कि इसे करने के बाद हमें आगे भविष्य में मिलने वाला है, उस पर विचार किया,
फिर उसके बाद उसको फाइनल रूप दिया, फिर चिंतन किया, चिंतन करने के बाद ही तो समस्या का समाधान होगा। तो यही कहलाता है हमारा चिंतन करना। हम्फ्रे ने क्या कहा है ये देखिए, हम्फ्रे एक विद्वान हुए हैं और हम्फ्रे के अनुसार देखिए, चिंतन का जन्म समस्या के समय होता है। यदि मनुष्य को समस्या नहीं होगी तो वो चिंतन करेगा ही नहीं। मान लीजिए आप लोग हैं, आप लोगों को सारी सुख सुविधाएं मिलती रहें, इसी प्रकार से मिलती रहें, भविष्य में भी ऐसी सुख सुविधाएं मिलती रहें, तो आप क्या चिंतन करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको कभी कोई समस्या हुई नहीं। जब तक आपके सामने कोई समस्या नहीं आएगी तब तक आप चिंतन को करने वाले नहीं हैं। जैसे ही आपके सामने समस्या आई तब आप उस पर चिंतन अवश्य करेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्योंकि समस्या के समय लक्ष्य का रास्ता नजर नहीं आता। जब कोई समस्या आती है तो उस समय लक्ष्य का रास्ता पता नहीं होता, आदमी भटक जाता है, उसे यही नहीं पता होता कि मुझे करना क्या है। क्यों? क्योंकि समस्या आ गई, और जब समस्या आती है तो आदमी की बुद्धि क्या हो जाती है? भ्रष्ट हो जाती है। बुद्धि तो काम करती ही नहीं, जिसने जो रास्ता बताया उसी रास्ते पे चल पड़े। ठीक है, ये है हमें हम्फ्रे ने कहा है। ये किसने कहा है? हम्फ्रे के अनुसार है। अब चिंतन की अगर हम बात करें तो चिंतन होता है दो प्रकार का। कितने प्रकार का चिंतन होता है? दो प्रकार का होता है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है चिंतन कितने प्रकार का होता है? तो चिंतन हमारा दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का चिंतन होता है, स्वैली चिंतन और यथार्थ चिंतन। कौन कौन से चिंतन है? स्वैली चिंतन और यथार्थ चिंतन। चलिए चर्चा करते हैं यथार्थ चिंतन और स्वैली चिंतन के बारे में कि क्या होते हैं ये चीज़। अब हम बात करते हैं किसकी? स्वैली चिंतन की। कौन सा चिंतन है? स्वैली चिंतन। अब स्वैली चिंतन होता क्या है? स्वैली चिंतन के अंतर्गत देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, यह चिंतन झूठा कहलाता है, झूठा होता है, काल्पनिक होता है, अवास्तविक होता है। ये इसके अन्य नाम भी है। स्वैली चिंतन के कौन कौन से नाम हैं? झूठा चिंतन, काल्पनिक चिंतन या फिर अवास्तविक चिंतन भी इसको हम कहते हैं। और एक बात हमेशा ध्यान रखिए, इस चिंतन से कभी भी समाधान की प्राप्ति नहीं होती। अब क्यों नहीं होती है समाधान की प्राप्ति, इसके बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं। अब कोई व्यक्ति है, किसी ने झूठ बोला, आपसे झूठ बोल दिया कि बोले भाई ऐसा है मेरे पास 1000 रुपये हैं। अब आप भी बड़े चालाक थे, आपने कहा बोले ठीक है आज से पार्टी लूँगा, आज क्या लूँगा, इससे पार्टी लेने वाले हैं। बोले चल भाई ऐसा करते हैं, चलो किसी होटल में खाएंगे पिएंगे मौज करेंगे और एक पिक्चर देखने चलते हैं। बोले चल भाई ठीक है। अब वो सोचने लगा बोले कहीं ऐसा ना हो कि मेरी जेब पे टिक जाए, तो उसने क्या काम किया? बोले अच्छा चलते हैं। अब पहुंच जाते हैं होटल में। अब होटल में पहुंचने के बाद उसने ऑर्डर कर दिया, बोले भाई मंगा ली चल। अच्छा, अब ऑर्डर किससे कराया? जो कह रहा था मेरे पास 1000 रुपये हैं, उसने ऑर्डर कर दिया। अब दूसरे लड़के ने क्या काम किया? वहाँ से उठा और निकल लिया, बोले आज मज़ा देखेंगे इसका। अब उसके पास पैसे थे नहीं। क्यों? क्योंकि वो तो झूठ बोल रहा था। वो क्या बोल रहा था? झूठ बोल रहा था, सपनों की दुनिया में था कि बोले मुझसे कौन सा पार्टी लेंगे या कौन सा मैं पैसे दूंगा, पैसे तो यही देंगे। अब वो बात उसकी खुल जाती है, तो उससे क्या हुआ? समाधान की प्राप्ति नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि वो उसके पैसे नहीं दे पाया, दूसरे लड़के ने उसके पैसे दिए। अब मान लीजिए काल्पनिक की बात करते हैं। आपने सोचा बोले मैं IAS बनूंगा, क्या करूंगा? IAS की तैयारी करूंगा, PCS की तैयारी करूंगा, एक DM बन के बैठूंगा, आराम से मौज करेंगे। ख्वाबों में उड़े हैं, रात रात में सपने देख रहे हैं, अच्छा अरे वाह मैं ऐसे करूंगा, मैं ऐसे करूंगा। लेकिन इससे क्या समाधान की प्राप्ति होगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि जब तक आप स्वयं मेहनत नहीं करेंगे तब तक किसी भी प्रकार के समाधान की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो इस प्रकार का जो चिंतन कहलाता है वो क्या कहलाता है? स्वैली चिंतन कहलाता है। ऐसा चिंतन जिससे समाधान की प्राप्ति ना हो स्वैली चिंतन कहलाता है। दूसरा चिंतन कौन सा था? दूसरा चिंतन था यथार्थ चिंतन। कौन सा चिंतन था? यथार्थ चिंतन था। इस चिंतन को क्या कहते हैं? इसके अंतर्गत सत्य वास्तविक चिंतन किया जाता है।
यानी कि ये जो चिंतन होगा सत्य की दुनिया में जीने वाला चिंतन है। हाँ मुझे मालूम है मेरी जेब में 10 रुपये हैं, हाँ मुझे पता है कि मेरे पास 10 ही रुपये हैं और 10 ही रुपये में मुझे क्या करना है, सारा सामान लाना है। तो वो क्या हुआ, सत्य का चिंतन हुआ। लोग गप फेंकते हैं, लंबी लंबी बातें फेंक रहे हैं, बोले मैंने ये किया था, मैंने वो किया था। तो वो किसके अंतर्गत आता है, स्वैलिक चिंतन के अंतर्गत आता है। और यथार्थ चिंतन में सत्यता को ध्यान में रखकर ही वो सारे कार्य करता है, वास्तविकता को ध्यान में रखकर ही कार्य करता है। वो किसके अंतर्गत आता है, यथार्थ चिंतन के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसे हम किस नाम से जानते हैं, सत्य चिंतन के नाम से जानते हैं या फिर वास्तविक चिंतन के नाम से भी जानते हैं। कौन सा चिंतन, यथार्थ चिंतन। अब बात करते हैं ये कितने प्रकार का होता है। तो यह होता है 3 प्रकार का। कौन सा होता है 3 प्रकार का, यथार्थ चिंतन 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन और विश्लेषणात्मक चिंतन। अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन और विश्लेषणात्मक चिंतन। अब तीनों के बारे में हम इनके क्या क्या राय है, क्या क्या इनके मतलब है, सभी चीज़ों के बारे में हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे चिंतन के अनुसार शिक्षक की भूमिका। जो चिंतन हम लोग करते हैं, जो शिक्षक, जितने भी शिक्षक हैं वो जो चिंतन करते हैं उसमें शिक्षक की क्या भूमिका रहती है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं विस्तार पूर्वक। देखिए सबसे पहले बात करते हैं अभिसारी चिंतन की। कौन से चिंतन की, अभिसारी चिंतन की बात करते हैं। तो इस चिंतन को मूल चिंतन, निगमनात्मक चिंतन के नाम से भी जाना जाता है। या तो एग्जाम में आपका अभिसारी आएगा या फिर मूर्त आएगा या फिर निगमनात्मक आएगा। देखिए ये जो दोनों चिंतन हैं ये बहुत ज़्यादा बार पूछे जाते हैं, ये बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है, इसलिए आपको इसे विशेष ध्यान देना है। अभिसारी चिंतन कम पूछा जाता है लेकिन पूछा जाता है। ठीक है, अभिसारी चिंतन, ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ बता रहा हूँ। हर एग्जाम से आप उठा के देख लीजिए, किसी भी एग्जाम को उठा के देख लीजिए, यहाँ पे या तो मूल चिंतन मिलेगा या फिर निगमनात्मक चिंतन अवश्य मिलने वाला है। ठीक है, इसे किस नाम से जानते हैं, अभिसारी चिंतन को मूल चिंतन के नाम से या फिर निगमनात्मक चिंतन के नाम से भी जाना जाता है। अब ये है क्या, हमारा क्वेश्चन आ जाता है अभिसारी चिंतन, मूल चिंतन या फिर निगमनात्मक चिंतन है क्या। देखिए किसी भी वस्तु को रटना या फिर केंद्र का निर्धारण करना ही क्या कहलाता है, अपसारी चिंतन कहलाता है, अभिसारी चिंतन कहलाता है, मूल चिंतन कहलाता है, निगमनात्मक चिंतन कहलाता है। हम कुछ भी कह सकते हैं, वस्तुओं को रटना या फिर केंद्र का निर्धारण करना ही क्या कहलाता है, अभिसारी चिंतन कहलाता है। और वो जो शिक्षक किस भूमिका में प्रकट होता है यहाँ पर, ये शिक्षक कहलाता है सामान्य शिक्षक। क्यों कहलाया सामान्य शिक्षक, देखिए हमने किताब से कोई चीज़ पढ़ी और पढ़ने के बाद जैसी किताब में लिखी थी सेम एज इट आके आपको बता देते हैं, आपको डिलीवर कर दी। मैंने पढ़ा था, मान लीजिए राम घर जाता है, किसी पुस्तक में पढ़ा मैंने राम घर जाता है। अब मैं अगले दिन स्कूल आता हूँ, विद्यालय आया, और विद्यालय आने के बाद मैंने बच्चों से कहा बच्चों लिखो राम घर जाता है। तो मैंने इसमें क्या चेंजेस किया, कोई भी चेंजेस नहीं किया। तो इस तरह का जो शिक्षक कहलाता है वो कैसा शिक्षक होता है, सामान्य शिक्षक कहलाता है। यानी कि जो चीज़ हम रट के आए थे घर से वही चीज़ आपको हमने दे दी और उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया, वही कहलाता है अभिसारी शिक्षक, मूर्त शिक्षक या फिर निगमनात्मक शिक्षक। अब आप समझ चुके हैं कि अभिसारी शिक्षक या अभिसारी चिंतन क्या होता है। अब बात करते हैं अपसारी चिंतन की कि अपसारी चिंतन क्या है। अपसारी शिक्षक क्या किसे कहते हैं, तो इसे अमूर्त चिंतन, कौन सा चिंतन, अमूर्त चिंतन या आगमनात्मक चिंतन भी कहा जाता है। आगमनात्मक चिंतन, अमूर्त चिंतन या फिर आगमनात्मक चिंतन के नाम से भी इसको जाना जाता है। कौन सा चिंतन है, अपसारी शिक्षक जो होता है उसे अमूर्त चिंतन या फिर
आगमनात्मक चिंतन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसके अंतर्गत एक शिक्षक को नए नए उदाहरण के आधार पर समझाता है। जो एक शिक्षक होगा वो नए नए उदाहरण प्रस्तुत करेगा बालकों को या बालक एवं बालिकाओं को समझाने के लिए। ठीक है, वो कौन से चिंतन के अंतर्गत आता है? अपसारी चिंतन के अंतर्गत आता है या फिर अमूर्त चिंतन के अंतर्गत आता है। अब यहाँ पे आप क्लियर कर चुके हैं, क्या हो चुका है आपको क्लियर कि अपसारी चिंतन किसे कहते हैं और अभिसारी चिंतन किसे कहते हैं। अभिसारी चिंतन क्या होता है? अभिसारी चिंतन के अंतर्गत शिक्षक किसी वस्तु को, विषय वस्तु को रटता है और उसे ऐसे ही छात्र छात्राओं को डिलीवर कर देता है। और अपसारी चिंतन में क्या होता है? अपसारी चिंतन के अंतर्गत एक शिक्षक द्वारा विभिन्न प्रकार के नए नए उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं, नए नए सुझाव दिए जाते हैं, नए नए प्रैक्टिकल कराए जाते हैं। उनके माध्यम से बालक एवं बालिकाओं को समझाने का प्रयत्न किया जाता है। ऐसा शिक्षक कौन सा कहलाता है? अच्छा शिक्षक कहलाता है। जो अभिसारी के अंतर्गत आता है वो सामान्य शिक्षक कहलाता है। जो नए नए उदाहरण प्रस्तुत करता है वो अच्छा शिक्षक कहलाता है। बोले हाँ, कहीं ना कहीं अच्छा टीचर है। अब जैसे मान लीजिए मैं आपको पढ़ाता हूँ तो मैं आपको भिन्न भिन्न प्रकार के उदाहरण के माध्यम से समझा रहा हूँ, तो मैं किसके अंतर्गत आ रहा हूँ? अच्छे शिक्षक के अंतर्गत आ रहा हूँ। और मैं जैसा किताब में लिखा था सेम ऐसे ही आपको डिलीवर कर दे रहा हूँ, तो वो किसके अंतर्गत आऊँगा? सामान्य शिक्षक के अंतर्गत आता हूँ। अब बात कर लेते हैं विश्लेषणात्मक शिक्षक के बारे में। तो विश्लेषणात्मक शिक्षक क्या होता है? इसे आलोचनात्मक चिंतन भी कहा जाता है। विश्लेषणात्मक चिंतन की बात कर रहे हैं तो विश्लेषणात्मक चिंतन के अंतर्गत इसे आलोचनात्मक चिंतन भी कहा जाता है। विशेष ध्यान रखेंगे, ये जो मैंने अलग अलग से आपको नाम लिखवाए हैं, अमूर्त चिंतन, आगमनात्मक चिंतन, ठीक है, अमूर्त चिंतन, आगमनात्मक चिंतन, आलोचनात्मक चिंतन, ये आपको विशेष ध्यान रखने हैं नामों को, क्योंकि यहीं से क्वेश्चंस बनेगा और फंसेगा, 100% फंसेगा। विषयात्मक चिंतन को आलोचनात्मक चिंतन भी कहते हैं। इसके अंतर्गत शिक्षक द्वारा विषय वस्तु का उचित निर्माण करके पढ़ाना, उचित निर्माण कर पढ़ाना। अब उचित निर्माण किस प्रकार से करेगा शिक्षक? अब यहाँ पे शिक्षक का कर्तव्य बनता है कि शिक्षक ये पहले डिसाइड कर ले कि क्या पढ़ाना है। मैं विज्ञान पढ़ाएगा, गणित पढ़ाएगा, साइंस और या फिर सामाजिक पढ़ाएगा या फिर कुछ और पढ़ाएगा, ये पहले तय कर ले। उसके बाद उसे कितना पढ़ाना है, ये सारी ये जो कार्य करेगा वो कौन करेगा? शिक्षक करेगा। और साथ में क्या बनाएगा? टाइम टेबल बनाएगा। जैसे मान लीजिए कोई शिक्षक है, टाइम टेबल बना के पढ़ाएगा तो ज़्यादा पढ़ा पाएगा, बिना टाइम टेबल के पढ़ाएगा तो कुछ भी नहीं पढ़ा पाएगा। टाइम टेबल बना लिया कि 2 दिन मुझे गणित पढ़ानी है, 2 दिन मुझे अंग्रेजी पढ़ानी है, 2 दिन मुझे विज्ञान पढ़ाना है और 2 दिन मुझे सामाजिक पढ़ाना और 1 दिन मुझे हिंदी पढ़ा देनी है। 7 दिन हमारे ऐसे पूरे हो जाएंगे। तो ये किसका कर्तव्य बनता है? शिक्षक का कर्तव्य बनता है। किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो विश्लेषणात्मक श्रेणी के अंतर्गत आता है। ये विशेष अध्ययन करना पड़ेगा, शिक्षक को विशेष अध्ययन करना पड़ेगा कि क्या पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, कब पढ़ाना है, क्यों नहीं पढ़ाना है। ये सारी चीज़ें कौन करेगा? एक शिक्षक अध्ययन करने वाला है। ऐसे शिक्षक कैसे शिक्षक कहलाते हैं? श्रेष्ठ शिक्षक कहलाते हैं। जो शिक्षक टाइम टेबल के अनुसार पढ़ाएगा और विश्लेषणात्मक अध्ययन करके पढ़ाएगा, विषय वस्तु किसको डिलीवर करनी है। मान लीजिए हम तैयारी तो कर रहे हैं सुपर टेट की और आपको पढ़ा रहे हैं एसएससी का, ठीक है, तो वो तो आपके लिए बेकार है, यूजलेस है। तो ये क्या होगा? बेकार शिक्षक कहलाता है। फिर तो जितना पढ़ाना है शिक्षक सब जानता है कि सिलेबस निकालेगा, उसका सिलेबस निकालने के हिसाब से वो आपको डिलीवर करेगा। आगे बात कर लेते हैं। एन मुखर्जी एक विद्वान हुए हैं। एन मुखर्जी क्या कहते हैं, इनके भी विचार समझ लेते हैं। शिक्षण कार्य प्रत्येक व्यक्ति के चाय का प्याला नहीं है, ठीक है। शिक्षक कार्य ऐसा नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति सुबह उठा और सुबह को चाय पी ली, उसके समान नहीं है। ये किसके समान है? ये तो कला और विज्ञान दोनों है। कला और विज्ञान का मतलब क्या हुआ यहाँ पर? कला और विज्ञान का मतलब यहाँ पर यह है
प्रत्येक व्यक्ति शिक्षक नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? कुछ लोगों को कला नहीं आती, समझाना नहीं आता, समझाने का तरीका अच्छा नहीं होता। तो ये क्या है? कला ही तो है भाई। कोई व्यक्ति ऐसा है जो अपनी बातों से दूसरे व्यक्ति को प्रभावित कर लेता है, तो वो क्या है? कला है। आप बहुत सारे टीचर से पढ़ते हैं, किसी टीचर की बात तो आपको एकदम से समझ में आ जाती है, वो जीरो से पढ़ा रहा है, उसका जो पढ़ाने का तरीका है, समझाने का तरीका है, वो कितना बहुत ज़्यादा अच्छा है। और किसी का तरीका ऐसा है जो आपको पूरा चैप्टर पढ़ा दिया लेकिन उसका आपके पल्ले नहीं पड़ा, उसने करा क्या या क्या कहा हमें समझ में ही नहीं आया, तो वो भी एक शिक्षक है। तो इसीलिए कहा है शिक्षक कार्य, जो शिक्षण कार्य है वो प्रत्येक व्यक्ति के चाय के प्याले के समान नहीं है। यह तो कला और विज्ञान दोनों है। अब आगे बात करते हैं शिक्षण एक प्रक्रिया के रूप में। शिक्षण एक प्रक्रिया के रूप में, तो शिक्षण कार्य करते समय कम से कम 2 व्यक्तियों का होना परम आवश्यक है। क्यों आवश्यक है ये भी देख लेते हैं। देखिए, जब शिक्षण कार्य किया जाता है तो 2 व्यक्ति होने चाहिए। क्यों होने चाहिए 2 व्यक्ति? भाई हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो एक तो आप हो गए, आप कौन हो गए? सीखने वाले। हम कौन हो गए? सिखाने वाले। तो इसीलिए 2 व्यक्तियों का होना परम आवश्यक है शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत। क्योंकि जब तक 2 व्यक्ति नहीं होंगे तो एक शिक्षक अपना जो ज्ञान है वो दूसरे व्यक्ति तक कैसे पहुंचाएगा, और अगर वो अकेला बातें करता रहेगा तो उसका कोई भी निष्कर्ष लास्ट में नहीं निकलने वाला है। अच्छा है, बुरा है, खराब है, गलत है, वो कौन बताएगा? जो सामने सीख रहा है वही उस चीज़ का बताएगा। अब शिक्षक कौन होता है इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, शिक्षक कौन है ये बताते हैं अब हम। शिक्षक है कौन? शिक्षक होता है सिखाने वाला। शिक्षक कौन है? जो सिखा रहा है आपको। सबसे पहले कौन सिखाएगा? माता सिखाएगी, पिता सिखाएगा। कहाँ से बच्चा सीखता है? घर से सीखता है। तो जो सबसे पहले इसको शिक्षा दे रहा है वही कौन कहलाता है? शिक्षक कहलाता है। और कैसा शिक्षक होगा? वो प्राथमिक स्तर का शिक्षक होगा। दूसरा कौन होता है? दूसरा होता है बालक। बालक क्या करता है? बालक करता है सीखता है, यानी कि जो शिक्षक के द्वारा सिखाया जा रहा है वही क्या करता है? बालक सीखता है। उसको क्या बोलते हैं हम? सीखने वाला। क्या बोलेंगे हम इसको? सीखने वाला। और ये कैसा स्तर होगा? द्वितीय स्तर होगा। वो घर हो सकता है, स्कूल हो सकता है, ठीक है। द्वितीय स्तर में कहाँ आ जाता है? बालक या तो घर में सीख सकता है, या फिर मोहल्ले में पड़ोस में सीख सकता है, या फिर स्कूल में सीख सकता है, या किसी के कहीं जा रहा है पार्टी वार्टी में वहाँ से सीख सकता है, जिसको हम व्यवहार बोलते हैं ना भाई। जैसी संगति में रहोगे वैसा ही होगा। तो ये क्या हो गया? सीखने वाला हो गया। सिखाने वाला कौन है? प्राथमिक स्तर का है। सीखने वाला कौन है? द्वितीय स्तर का है। अब तृतीय स्तर में आता है आपका विषय वस्तु। भाई जो तृतीय स्तर यानी कि जिसको हम मध्यम स्तर बोल देते हैं, बीच का स्तर बोलेंगे, वो क्या होगी? विषय वस्तु। अच्छी बातें सीख रहा है, खराब बातें सीख रहा है, लक्ष्य की ओर निर्धारित हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये सब किसके अंतर्गत आता है? विषय वस्तु के अंतर्गत आता है। और कैसा स्तर कहलाता है? मध्यम स्तर कहलाता है। तो ये हैं शिक्षक के भाग, ठीक है। शिक्षक कितने प्रकार का हो गया? फिर यहाँ पे आपका 3 प्रकार में डिवाइड कर दिया है, शिक्षक, बालक और विषय वस्तु। ये 3 भागों में इसको बता दिया गया है। अब बात करते हैं शिक्षक प्रक्रिया की दृष्टिकोण। जो शिक्षण प्रक्रिया का दृष्टिकोण। शिक्षण प्रक्रिया का दृष्टिकोण क्या है? भारतीय दर्शन में यह द्विमुखी प्रक्रिया के नाम से जाना जाता है, या फिर द्विमुखी प्रक्रिया इसको कहा जाता है, ठीक है। जिसमें एक पक्ष शिक्षक और दूसरा पक्ष शिक्षार्थी होता है। यानी कि एक पक्ष वो होगा जो उसको शिक्षा दे रहा है, जो टीचर है वो क्या कहलाएगा? एक पक्ष कहलाएगा। दूसरा पक्ष कौन सा होगा? जिसे शिक्षा दी जा रही है, यानी कि सीखने वाला बालक, छात्राएं, बालक बालिकाएं, ठीक है, वो क्या कहलाएगा? द्वितीय पक्ष कहलाएगा। किंतु आधुनिक पाश्चात्य दृष्टिकोण के अनुसार यह त्रिमुखी प्रक्रिया है। भाई पहले ये 2 मुखी प्रक्रिया मानी जाती थी, लेकिन आज की अगर हम बात करें तो आज ये कैसी प्रक्रिया है? 3 मुखी प्रक्रिया है।
कितनी मुखी है? त्रिमुखी प्रक्रिया है। शिक्षण प्रक्रिया भारतीय दर्शन शास्त्र के अनुसार शिक्षण प्रक्रिया कौन सी मुखी प्रक्रिया है? तो आप क्या कहेंगे? द्विमुखी प्रक्रिया है। ठीक है, भारतीय दर्शन शास्त्र के अनुसार की बात कर रहा हूँ, ये बात ध्यान रखना। किसकी बात कर रहा हूँ? भारतीय दर्शन शास्त्र, भारतीय दर्शन की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। किसकी? भारतीय दर्शन के अनुसार द्विमुखी प्रक्रिया है। लेकिन क्वेश्चन दूसरी तरह से पूछा जा सकता है, आधुनिक पाश्चात्य दृष्टिकोण के अनुसार, आधुनिक पाश्चात्य दृष्टिकोण के अनुसार प्रक्रिया कितने प्रकार की है? तो ये आपकी त्रिमुखी प्रक्रिया कहलाएगी। द्विमुखी आपका गलत हो जाएगा, ये विशेष ध्यान देना। ठीक है, अब जिसमें शिक्षक, शिक्षार्थी एवं विषय वस्तु को स्थान दिया जाता है, जो त्रिमुखी प्रक्रिया है इसमें किसको स्थान दिया गया है? शिक्षक को स्थान दिया गया है। और जो उसकी विषय वस्तु होगी, जो पाठ्य शैली होगी, पढ़ाने वाली शैली होगी, उसको विशेष स्थान दिया गया है। अब पाठ्य वस्तु कैसी भी हो सकती है, उसकी घटिया भी हो सकती है और बढ़िया भी हो सकती है। मटेरियल पढ़ाने का कैसा भी हो सकता है, तो उसको स्थान लेकिन दिया जाएगा। किस प्रक्रिया के अंतर्गत? त्रिमुखी प्रक्रिया के अंतर्गत। अब दो विद्वान हुए हमारे यहाँ पर, एक तो ब्लूम साहब हुए हैं और एक जॉन डीवी हुए हैं। इन्होंने अपने 2 आरेख प्रस्तुत किए। कितने आरेख प्रस्तुत किए हैं? 2 आरेख हैं। इस आरेखों के माध्यम से हम इनको समझते हैं। बीएस ब्लूम ने अपना आरेख अलग दिया था और जॉन डीवी का आरेख अलग है। इन दोनों आरेखों को भी अब हम देखने वाले हैं। चलिए चलते हैं आरेख की ओर और देखते हैं आरेख क्या समझाता है। देखिए, बीएस ब्लूम और जॉन डीवी के ये दोनों आरेख हैं। यहाँ पर हमारे सामने दोनों के आरेख प्रस्तुत हैं, सामने हैं, सब कुछ है। ठीक है, अब इन्होंने बीएस ब्लूम जो थे, इन्होंने क्या किया, यहाँ पर सबसे पहले शिक्षक आया। शिक्षक ने शिक्षण प्रक्रिया को स्टार्ट करता है, यानी कि शिक्षण प्रक्रिया शुरू की उसने। और शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत उसने क्या क्या देखा? एक तो शिक्षार्थियों को लिया और दूसरा क्या लिया? पाठ्यक्रम को भी इसमें शामिल किया। अब लेकिन क्या किया, बीएस ब्लूम जो थे, इन्होंने ये कहा है कि जो शिक्षण था केवल पाठ्यक्रम पूरा करा दो और काम खत्म हो गया। इन्होंने ये कहा कि संकुचित विचार वाले बीएस ब्लूम थे। बीएस ब्लूम ने संकुचित विचार पे अधिक बल दिया है। संकुचित विचार का मतलब क्या हुआ? छोटे विचारों वाला, केवल और केवल अपने काम से काम रखने वाला, ये क्या कहलाता है? संकुचित दृष्टिकोण कहलाता है। ठीक है, इनका विचार दृष्टिकोण कैसा था? संकुचित दृष्टिकोण था। इनके दिमाग में केवल और केवल इतना था कि संकुचित विचार केवल पाठ्यक्रम पूर्ण कराओ और काम खत्म कर दो, बस, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कराना है हमें। जैसा कि देखा जाता है अक्सर, एक्स्ट्रा ज्ञान को ना देना ही क्या कहलाता है? संकुचित दृष्टिकोण कहलाता है। अब यहाँ पर जॉन डीवी इनका जो मत था वो विपरीत था। किससे विपरीत था? बीएस ब्लूम से विपरीत था। क्यों था विपरीत, उसको भी समझते हैं। देखिए, यहाँ पर इनका क्या था, शिक्षक आया, शिक्षक ने क्या किया? शिक्षण प्रक्रिया को स्टार्ट करता है, यानी कि पढ़ाना शुरू करता है। इसमें कौन कौन बने? शिक्षार्थी आया और साथ में कौन आया? समाज आया। पाठ्यक्रम तो था ही था। पाठ्यक्रम यहाँ पे लिख सकते हैं, पाठ्यक्रम एवं समाज। जॉन डीवी के द्वारा शिक्षार्थी को भी जोड़ा गया, किससे? पाठ्यक्रम से और समाज से जोड़ के देखा गया। और इनका जो दृष्टिकोण था वो कैसा था? व्यापक था, यानी कि बड़ा था। तो यही दोनों के आरेख हैं। ये जो तुलना करने के लिए कई बार आ जाता है, आप विशेष ध्यान रखेंगे। इन जो आरेख हैं इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पर पूछा जाता है बीएम ब्लूम का दे देगा या फिर जॉन डीवी का दे देगा और आपसे पूछ लेगा कि ये किसका आरेख है। आपको विशेष ध्यान क्या देना है? विशेष ध्यान ये देना है कि जो ब्लूम का है वो पाठ्यक्रम से जोड़कर देखा गया है और जो जॉन डीवी का है वो समाज से जोड़कर देखा गया है। क्योंकि समाज में हमारे क्या हो रहा है, आस पड़ोस का माहौल क्या है, वो सारी चीज़ें कौन दे रहा है? जॉन डीवी का आरेख जो है वो बताता है। यहाँ पर व्यवहार को जोड़ सकते हैं, उदाहरण को जोड़ सकते हैं,
कुछ भी हम चीज़ जोड़ सकते हैं, जो हमारे आसपास का वातावरण है उसको हम जोड़ के जॉन डीवी का आरेख बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ केवल और केवल पाठ्यक्रम को ही लेना है, पाठ्यक्रम का ही समावेश इसके अंतर्गत किया गया है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो ये जो आरेख हैं ये सभी लोगों को क्या हो गए होंगे, बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे कि बीएस ब्लूम ने क्या आरेख दिया था और जॉन डीवी का क्या आरेख दिया गया है। तो ये दोनों की कंपेयर है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और आप लोग शेयर नहीं करते हैं वीडियो को शेयर भी कर दिया करें, लाइक भी कर दिया करें वीडियो अच्छी लगती है तो। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।